नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे आर्मी के जवान के मौत की मिस्ट्री की। कानपुर के एक सैनिक की पंजाब के अंबाला में संदिग्ध मौत हुई है। मौत के चंद वक्त बाद जवान की पत्नी के मोबाइल पर एक मैसेज पहुंचा जिसमें लिखा था, आपके पति को खुदा के पास भेज दिया गया है। इंडियन आर्मी अपने सैनिक को बचा सकते हैं तो बचा लो। अब सवाल उठता है कि क्या सैनिक की मौत किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है? क्या अंबाला के आसपास कोई स्लीपर सेल एक्टिव है? कहीं सैनिक की मौत में पाकिस्तान का कनेक्शन तो नहीं? जिस लहूलुहान लाश को आप देख रहे हैं वो एक सैनिक की है। सवाल ये है कि किसने एक सोल्जर का ये हाल किया और क्यों एक सैनिक को निशाना बनाया गया। वारदात हरियाणा के अंबाला कैंट इलाके की है। यहाँ संदिग्ध हालत में सेना के एक जवान का शव मिला। ये जवान घर से ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए निकला था, लेकिन ड्यूटी पर नहीं पहुंचा था और लापता हो गया था। बाद में जवान की पत्नी को मोबाइल पर एक संदेश मिला जिसमें लिखा था, आपके पति को खुदा के पास भेज दिया गया है। इंडियन आर्मी अपने सैनिक को बचा सकते हो तो बचा लो। हाँ, वो मैसेज सर, उसी मैसेज के बेस पे ही थाना पड़ाव में पर्चा दर्ज हुआ सर। ठीक है, तो कौन कौन सी सेक्शन जो है वो फिलहाल सर 346 आईपीसी के तहत केस रजिस्टर्ड किया गया है। जी प्रदीप जी, क्योंकि मामला संगीन है, इस एंगल से किस तरह से जांच कर रही है पुलिस जो मैसेज उनकी वाइफ को? इसमें सर काफी टीमें, सीआईडी, जो भी इंटेलिजेंस वगैरह सभी जांच कर रहे हैं। एसएचओ पड़ाव सर एसपी साहब के डायरेक्शन पर बिल्कुल खुद पैरवी कर रहे हैं इसकी। और घटनास्थल पर काफी बार 2-3 बार इस पे गए हैं, सुबह भी गए हैं जी। तो हर पहलू पर इसकी जांच कर रहे हैं। जैसे फाउल प्ले बॉडी पे कुछ है, कुछ निशान इंजरीज के या इस तरह का कुछ? इंजरी सर अभी जो आई है हमारे सामने वो सभी रेलगाड़ी से लगनी पाई गई है। पत्नी ने इसकी जानकारी जैसे ही पुलिस को दी, पुलिस से आर्मी और इंटेलिजेंस तक में हड़कंप मच गया। हरियाणा के अंबाला जिले में तैनात पवन शंकर का शव इसी ट्रैक पर मिला है। हालांकि कई ऐसी चीजें अब इन्वेस्टिगेशन में सामने आ रही है जिसको लेकर लगातार फौज के अधिकारी भी और जीआरएफ लगातार इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है। हालांकि पोस्टमार्टम करा दिया गया है पवन शंकर का, लेकिन जो उनकी पत्नी को मैसेज आया है आर्मी के खिलाफ, पाकिस्तान जिंदाबाद, इस तरह का एक मैसेज आया है, उसने जरूर कहीं न कहीं हड़कंप मचा दिया, जिसको लेकर लगातार सुरक्षा एजेंसीज भी अलर्ट मोड पे है और इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है कि आखिर पवन शंकर का मोबाइल कहां गायब हुआ, क्योंकि उन्हीं के मोबाइल से उनकी वाइफ को मैसेज भेजा गया था। आशंका है कि किसी आतंकी संगठन के स्लीपर सेल ने तो इस वारदात को अंजाम नहीं दिया। सवाल ये भी है कि आखिर जवान की मौत के पीछे और क्या साजिश हो सकती है। बता दें कि बुधवार को सेना में बतौर हवलदार तैनात पवन कुमार संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया था। वो अंबाला कैंट में तैनात था, जबकि 6 सितंबर से उसका कुछ भी पता नहीं चल पाया था। सेना का जवान मूल रूप से कानपुर का रहने वाला है और बुधवार को कानपुर से अंबाला के लिए चला था। इन्वेस्टिगेशन का पार्ट ये है कि आखिर वो मैसेज किसने भेजा, ये तमाम चीजें हैं जिसको लेकर लगातार जांच जारी है। खुद मामला जो है वो दर्ज हो चुका है पुलिस स्टेशन में, पड़ाव पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है और एक एक पॉइंट पे इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, क्योंकि ये मामला फौज से जुड़ा है, सेना से जुड़ा है और जिस तरह से जो मैसेज सामने आया है उसको लेकर भी लगातार इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। और परिवार का साफ तौर पर कहना है कि इसकी पूरा निष्पक्ष जांच होनी चाहिए कि आखिर इसके पीछे कौन है, क्योंकि पवन शंकर को किसी भी तरह से कोई स्ट्रेस नहीं था, किसी भी तरह से कोई मानसिक परेशानी नहीं थी और वो 2022 में ही अंबाला यूनिट में सेना में यहां पर उनकी पोस्टिंग हुई थी। पीछे से वो उत्तर प्रदेश के कानपुर के रहने वाले हैं और 2 दिन पहले यानी कि बुधवार को अचानक वो गायब हुए थे और उसके बाद उनका शव यही इसी प्लेटफॉर्म पर अचानक जो रेलवे लाइन के पास है वहां पर मिला था। पवन अंबाला में सेना की 40 ADSR यूनिट में तैनात था। वो कानपुर स्थित अपने घर गया हुआ था और बुधवार को कानपुर से अंबाला के लिए चला, लेकिन अपनी यूनिट में नहीं पहुंचा और उसका कोई पता नहीं चल रहा था। फिलहाल पूरा मामला संदिग्ध बना हुआ है। अंबाला पुलिस मामले की जांच कर रही है। समन साहब कुछ बोलेंगे, जो ये सारी घटना हुई है इसको लेकर आपकी तरफ से किस तरह से किया जा रहा है? अभी फिलहाल तो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है जी।
इन्वेस्टिगेशन होने के बाद पता चलेगा, इससे हम अभी बोलने से कोई फायदा नहीं है। सर कुछ थोड़ा सा बताएंगे, क्योंकि मामला काफी सेंसिटिव है, जो वाइफ के उनके मैसेज आता है, तो ये कई चीजें इन्वेस्टिगेशन का तो जरूर है, तो अचानक ये सब चीजें कैसे हुई? ये इन्वेस्टिगेशन होने के बाद पता चलेगा जी। अभी की फिलहाल कुछ बोल नहीं सकते, इन्वेस्टिगेशन पहले खत्म हो दीजिए, इसके बाद पता चलेगा कि क्या है मैटर। अभी तक कोई प्राइमरी ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन कुछ चीजें सामने आई हो सर? नो अभी कुछ ऐसी बात नहीं। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो किसी भी तरह की कोई आइडेंटिटी नहीं मिली थी। जांच में पता चला कि फौजी पवन कुमार की मिसिंग रिपोर्ट एक दिन पहले लिखवाई गई थी। हालांकि काफी सीरियस इंजरी पवन कुमार के शरीर पर पाई गई है। पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि फौजी जवान की मौत सामान्य है या फिर हत्या की गई है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत के कारणों का पता चल जाएगा। अंबाला से न्यूज 18 के लिए मनोज राठी की रिपोर्ट। झांसी से एक बेहद ही अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहां एक महिला 3 दिन से घर से लापता थी, जिसकी लाश कुएं में मिली है, लेकिन महिला का शव नहीं निकाल पा रहे हैं लोग। क्यों, आखिर रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। झांसी से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां कायला गांव के इस कुएं में एक महिला की लाश का पता चला, लेकिन उसके घर और गांव वाले उसका शव कुएं से नहीं निकाल पा रहे हैं। दरअसल महिला 4 दिन से घर से लापता थी। घर वालों के मुताबिक उसे बहुत ढूंढा गया, लेकिन फिर भी उसका कोई पता नहीं चल पाया। आखिरकार 3 दिन बाद उसकी मौत की खबर सामने आई और पता चला कि महिला का शव गांव के ही कुएं में पड़ा हुआ है। कुआं 60 फीट गहरा बताया जा रहा है, लेकिन आलम यह है कि महिला का शव कुएं से अभी तक नहीं निकाला गया। इसकी वजह बेहद ही चौंकाने वाली है। स्थानीय लोगों के मुताबिक महिला की लाश के चारों ओर सांप नजर आ रहे हैं और इसी वजह से कोई भी कुएं में जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। लाश की खबर मिलने के बाद से काफी समय बीत चुका है, लेकिन महिला का शव कुएं में जस का तस पड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि महिला का शव 2 अजगर और 3 जहरीले सांपों की गिरफ्त में है। ऐसे में कुएं के अंदर उतरने का जोखिम कोई नहीं उठा रहा। जी है लड़की है हमारी पत्नी। अच्छा, यहाँ कैसे आ गई? ना दौड़ा आता मान से वैसे थी। यहाँ कैसे आई हैं? जी रात में भागी, कुंडी लगा के घर से हम सो रहे थे अंदर, हमारी माँ सो रही थी, हमें कोई पता नहीं कभी भगे। कितने दिन से गायब हैं? जी है 4-5 दिन 4 दिन से। पुलिस से शिकायत की थी इसकी आपने? नहीं, जब गायब ढूंढ रहे थे हम। तो यहाँ कैसे पता चला? फिर करी है शिकायत के बाद। नहीं, यहाँ कैसे पता चला कि यहाँ कुएं में है? फिर बिहार वाले हथे रखनवारी से भी ढूंढ रहे थे। महिला की मौत की खबर मिलने के बाद इलाके में इसी कुएं की चर्चा हर तरफ है। पुलिस को भी सूचना दी गई ताकि शव कुएं से निकाला जा सके। वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंच गई। महिला के शव को निकालने की कवायद शुरू कर दी गई, लेकिन जैसे ही वन विभाग की टीम ने शव का मुआयना किया तो उन्हें कुएं में अजगर और सांप नजर आए। ये देखकर शव निकालने की कोशिश भी धरी की धरी रह गई। वन विभाग की टीम भी बिना सांपों को पकड़े ही वापस लौट गई। नहीं निकला है साहब अभी। कारण क्या रहा, क्यों नहीं निकाला गया? कारण ये हुआ कि बारिश हो गई थी थोड़ी, जिसको भगभग हो गए सब। कुआं में क्या है, कुछ है क्या? कुआं में सर्फ है साहब 2। अच्छा, हाँ सर्फ हैं दोनों, और सबने देखे भी हैं और अभी भी हैं। अच्छा, कौन कौन आया था यहाँ? अधिकारी आए थे? पुलिस अधिकारी आए थे, सब आए थे, सब दरोगा जी आए थे, सीओ साहब आए थे और एसओ आए थे और एसडीएम आए थे सब। आप लोग क्या चाहते हैं? और वन विभाग भी आया तो सब। अब तो चर्चा ये भी है कि कुएं को मिट्टी ढककर बंद कर दिया जाए, लेकिन स्थानीय लोग ये भी कह रहे हैं कि महिला का अंतिम संस्कार नहीं हो पाएगा और न ही उसकी मौत की वजह बाहर आ सकेगी। फिलहाल पुलिस शव को बाहर निकालने की योजना पर काम कर रही है। अब सभी को महिला के शव के बाहर निकलने का इंतजार है। 60 फीट गहरा कुआं और उस कुएं में पिछले 4 दिन से पड़ी है एक महिला की लाश। मामला पूछ थाना क्षेत्र का है, जहां पर कुएं के अंदर महिला की लाश पर 2 अजगर और 3 सांपों का कब्जा बना हुआ है। जिला प्रशासन, पुलिस और वन विभाग की टीम कड़ी कवायद कर चुकी है कि उस शव को कुएं से बाहर निकाला जाए और अजगर और सांप के कब्जे से शव को मुक्त कराया जाए। अभी तक सफलता नहीं मिल पाई है। ऐसे में
जिला प्रशासन, पुलिस और वन विभाग अब दूसरी तैयारी कर रहा है, किसी तरह से 2 अजगर और सांपों के कब्जे से महिला के शव को कुएं से बाहर निकाला जाए। अश्विनी मिश्रा, न्यूज़ 18, झांसी। और अब बात होगी किलर कपल की। वाराणसी में चंद दिन पहले एक लाश मिली थी। पुलिस ने जब इस मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने की कोशिश की तो उसके हाथ एक ऐसा सुराग लगा जिसने केस को और भी ज्यादा उलझा दिया। पुलिस भी नहीं समझ पा रही थी कि एक लड़की और 2 लड़के आखिर सुनसान इलाके में क्या कर रहे थे। लेकिन जब पूछताछ शुरू हुई तो सामने आया बेहद ही सनसनीखेज सच। देखिए रिपोर्ट। लव ट्रायंगल, लवर खल्लास, नई आशिक, पुरानी आशिकी, मोहब्बत में जिद, मौत वाला तोहफा। रिक्शे वाले की मोहब्बत यूं बेवफा निकलेगी उसने सोचा नहीं था। प्यार में तकरार बढ़ी, नया लवर मिला तो गर्लफ्रेंड मुकर गई। लेकिन मोहब्बत में जिद जानलेवा साबित हुई और आशिकी का खूनी अंत हो गया। वाराणसी में एक युवती के लव ट्रायंगल ने एक घर के चिराग को बुझा दिया। मामला वाराणसी के सारनाथ थाना क्षेत्र का है, जहां पिछले बुधवार को एक युवक का खून से लथपथ लाश मिला। वाराणसी पुलिस ने जब लाश का खोजबीन किया तो पता चला कि शव वाराणसी के आदमपुर थाना क्षेत्र के धोबी घाट का है। परिवार वालों ने पूर्व प्रेमिका के ऊपर शक जाहिर किया तो पुलिस ने पूर्व प्रेमिका को हिरासत में लिया। चंद दिन पहले वाराणसी में हुए संजय साहनी मर्डर केस का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। केस की पड़ताल के दौरान ऐसा सच सामने आया कि पुलिस वाले भी सन्न रह गए। वाराणसी के कुनिया के रहने वाले संजय कुमार साहनी ई रिक्शा चलाता था। बीते 4 अगस्त को संजय अपने घर नहीं पहुंचा। 2 दिन तक उसकी तलाश की गई। फिर 6 अगस्त की सुबह उसका गला रेता शव सारनाथ के कोटवा गांव के पास झाड़ियों में फेंका मिला। लेकिन पुलिस के सामने अब सवाल था कि इस कत्ल कांड को किसने अंजाम दिया। इस पूजा विश्वकर्मा का संबंध मृतक से भी बीच में हुआ था, लेकिन कुछ बातों को लेकर के विवाद हुआ और इसके संबंध जो है पूजा के पिंटू कुमार से हो गए और पिंटू कुमार और पूजा ने दोनों ने योजनाबद्ध तरीके से इस घटना को कारित किया है। संजय के भाई संतोष ने 5 अगस्त की रात आदमपुर थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। साथ ही पुलिस को बताया था कि घर के पास ही रहने वाली पूजा विश्वकर्मा और संजय एक दूसरे के काफी करीब थे। पुलिस अभी गुमशुदा की तलाश कर रही थी कि 6 अगस्त को सारनाथ थाने की पुलिस को सूचना मिली कि झाड़ियों के पीछे एक शव मिला है। लाश की पहचान संजय कुमार साहनी के रूप में हुई तो पुलिस ने पूजा की तलाश शुरू की, क्योंकि पुलिस अब तक समझ चुकी थी कि हो न हो कत्ल के पीछे लव एंगल ही है। तो दोनों लोग पड़ाव की तरफ ले गए और पड़ाव से फिर पुनः गोलगड्ढा की पास में लाए और वहां इन्होंने एक ब्लेड खरीदा और पुनः उसी के जो है टोटो में लेकर के सारनाथ की तरफ ले गए और सारनाथ में ये रोड के किनारे जो है ब्लेड से रेत करके इसकी हत्या कर दी है। पूजा को हिरासत में लेकर पुलिस ने पूछताछ शुरू की तो वारदात की गुत्थी सुलझ गई। पुलिस की पूछताछ में पूजा ने बताया कि पहले वो और संजय एक दूसरे से प्रेम करते थे, लेकिन अब पूजा नखड़ से प्रेम करने लगी थी और संजय से दूर हो गई थी। लेकिन संजय उसे अब भी परेशान करता था। इससे अजीज आकर पूजा ने प्रेमी के साथ मिलकर संजय को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। आला कत्ल भी बरामद किया गया है और विवेचना के दौरान इनके बारे में आपराधिक इतिहास भी ज्ञात किया गया है और इनको जो है न्यायिक हिरासत हेतु जेल भेजा जा रहा है। पुलिस टीम ने कोनिया के कजाकपुरा के बीच 50 से अधिक सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली। कैमरों की फुटेज में 4 अगस्त को संजय एक लड़की और एक लड़के के साथ जाता दिखा। यहीं से पुलिस को इस केस में बड़ी लीड मिली और हत्यारोपियों को धर दबोचा गया। फिलहाल पुलिस ने हत्यारोपी प्रेमी प्रेमिका को गिरफ्तार कर लिया है और जेल भेज दिया है। वाराणसी से न्यूज़ 18 के लिए रवि पांडे की रिपोर्ट।
दिल्ली G20 की बैठक चल रही है और जिसके चलते लोग घरों में कैद हो गए हैं, लेकिन दिल्ली के बहुत से लोगों ने यहां की रौनक बढ़ा दी है। G20 को लेकर नोएडा पुलिस हाई अलर्ट पर है। नोएडा पुलिस, डॉग स्क्वाड और कमांडो ने भी मार्च किया। दिल्ली में G20 की बैठक का फायदा नैनीताल के टूरिज्म कारोबार को हो रहा है। नैनीताल के पर्यटन स्थल दिल्ली के पर्यटकों से गुलजार हैं, तो टूरिस्ट स्पॉट पर पर्यटकों की भीड़ ने नैनीताल में चार चांद लगा दी है। 3 दिनों की छुट्टी के चलते पहाड़ पहुंचे पर्यटक ऑफिस की टेंशन से दूर है, तो दिल्ली की गर्मी को पीछे छोड़ नैनीताल की सर्दी का एहसास कर रहे हैं। एक्चुअली G20 के चक्कर में दिल्ली अभी 3 दिनों के लिए बंद था, तो हमने भी प्लान करा कि कुछ दिल्ली से बाहर निकल के ऐसी जगह जाए जहाँ मौसम वगैरह बहुत अच्छा हो, घूमने में मज़ा भी आए। तो हमने भी एक दोस्तों के साथ अपना ट्रिप बनाया है। दिल्ली में मौसम तो बहुत गर्मी है, उमस है। या 3 दिन की छुट्टी है, तो फिर स्कूल की छुट्टी है, ऑफिस भी बंद है, तो फिर दिल्ली पूरी बंद है, तो हम लोग निकल आए यहाँ। अभी G20 समिट चल रहा है, तो सारा रेस्ट्रिक्शन है, तो कहीं निकल नहीं पाएंगे, तो घर में बैठने से अच्छा है कहीं और घूम आए। बीते दिनों बारिश के चलते पर्यटन कारोबार धीमा हो गया था, तो हिमाचल की आपदा के बाद ये पर्यटन स्थल सुनसान से हो गए थे। लेकिन G20 की बैठक के बाद अचानक टूरिस्ट का फ्लो नैनीताल की तरफ बढ़ गया है। सैलानियों की लगी इस भीड़ से होटल पैक हो गए हैं, तो पर्यटन से जुड़े कारोबारियों को ऑफ सीजन में भी लाभ मिल रहा है। जो हिमाचल और गढ़वाल साइड जो आपदा से काफी नुकसान हुआ था, उसका नुकसान हमें नैनीताल में टूरिज्म को बहुत ज्यादा झेलना पड़ा था। अभी G20 की वजह से जो दिल्ली 3 दिन का बंद है, तो उम्मीद है कि इस बार नैनीताल में बहुत अच्छा काम रहेगा। बहरहाल G20 के बहाने नैनीताल के कारोबार में बूम आया है और कारोबारी भी खासा खुश हैं। हालांकि प्रशासन भी अगर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करे तो कारोबारियों के लिए ये दिन और अच्छे हो सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। G20 को लेकर नोएडा पुलिस, डॉग स्क्वाड और कमांडो ने मार्च किया है और चेकिंग अभियान चलाया। प्रमुख मार्केट, मॉल और चिन्हित जंक्शंस में मार्च किया गया। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां G20 को लेकर नोएडा पुलिस भी हाई अलर्ट पर है और अलग अलग जगहों पर मार्च निकाला गया और लोगों को अलर्ट भी किया गया। हरदोई में हैंड ग्रेनेड मिलने से हड़कंप मच गया। खेत में हैंड ग्रेनेड मिलने से हड़कंप मचा है। बच्चों को मिले जंग लगे 3 हैंड ग्रेनेड। पुलिस ने हैंड ग्रेनेड को कब्जे में ले लिया है। कोतवाली लोनार के गांव नाऊ नगला की ये पूरी घटना है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, हैंड ग्रेनेड मिलने से हड़कंप मच गया है। हरदोई के एक गांव में हालांकि मिला और बच्चों के हाथ ये ग्रेनेड लगे। शाहजहांपुर पुलिस ने 3 लाख रुपए की लूट का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ईंट भट्टे का ठेकेदार ही निकला, जिसने लूट की झूठी कहानी रची थी। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर 2,79,000 रुपए बरामद किए हैं। ईंट भट्टे पर काम करने वाले मजदूरों को पेमेंट देने के लिए ठेकेदार को 3 लाख रुपए मिले थे, लेकिन पैसा देखकर उसका ईमान डोल गया। थाने में सहोरा पुलिया के पास उनसे 3 लाख की लूट हो गई है। 3 अज्ञात बदमाश मोटरसाइकिल से उनके बैग में रखे 3 लाख रुपए छीन के भाग गए हैं। इस सूचना पर थाना पुलिस मौके पहुंची। उसने गंभीरता से प्रकरण की जांच की। आसपास के लोगों से पूछताछ की गई, तो किसी ने भी वहाँ इस तरह घटना होने की पुष्टि नहीं की गई। इसके बाद शक होने पर पुलिस ने राम नरेश से कड़ाई से पूछताछ की, तो राम नरेश ने चीज़ का इकबाल किया कि उसके मित्र सूरज पाल ने उसको 3 लाख रुपये भट्टे मजदूरों के भुगतान के लिए दिए थे, लेकिन उसके मन में पैसे लालच आ गया, तो उसने उन 3 लाख रुपये हड़पने के लिए इस घटना चक्रों को रचा और पुलिस को झूठी सूचना दी। बरेली में एक मुस्लिम युवती ने हिंदू धर्म अपनाकर हिंदू रस्मों रिवाज के साथ हिंदू युवक संग शादी की है। इकरा भी हिंदू धर्म अपनाकर इकरा भी बन गई है और टांडा के आकाश के साथ शादी के बंधन में बंध गई।
दरअसल 2021 में दोनों एक साथ घर से भाग गए थे, लेकिन इकरा नाबालिग थी और परिवार की शिकायत पर केस दर्ज होने की वजह से आकाश को जेल भी जाना पड़ा था। हालांकि अब दोनों ने शादी रचाकर घर बसा लिया है। टांडा रामपुर। काशी में क्रूज सेवा शुरू हुई तो लोगों ने इसे बहुत पसंद किया। अब इसी तर्ज पर मथुरा और अयोध्या में भी क्रूज चलाने की तैयारी है। इसी पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रामनगरी अयोध्या में जटायु पहुंच चुका है। हम बात कर रहे हैं जटायु क्रूज की, जिसे वैदिक मंत्रोच्चारण के बाद सरयू की गोद में उतारा गया है। रात भर से इसे सरयू में उतारने की तैयारी चल रही थी। क्रेन की मदद से जटायु का सर्वे में प्रवेश किया गया। अब से थोड़ी ही देर में क्रूज सेवा की शुरुआत भी हो जाएगी। शाम 5 बजे क्रूज सेवा का शुभारंभ होगा। इसमें रामायण पर आधारित जटायु प्रसंग लोगों को दिखाए जाएंगे। क्रूज में जलपान की भी सुविधा होगी। क्रूज के जरिए घाट किनारे बनी मंदिरों की श्रृंखला को लोग आसानी से देख सकेंगे। साथ ही साथ घाटों की सुंदरता को भी निहार सकेंगे। क्रूज की एक बार की 18 किलोमीटर की सरयू यात्रा लगभग 2 घंटों में पूरी होगी। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस क्रूज रामनगरी के गुप्तार घाट तक की दूरी तय करेगा। महज 300 रुपए में श्रद्धालु जटायु क्रूज की सेवा ले सकेंगे। श्रद्धालु रामायण कालीन सरयू के घाटों से रूबरू होंगे। आज देर शाम सरयू के जलधारा में इस क्रूज को उतारा जाएगा। जटायु क्रूज अयोध्या पहुंच चुका है, जो अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। डबल इंजन के इस क्रूज को कम पानी में भी चलाया जा सकता है। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मात्र 300 रुपये प्रति व्यक्ति का किराया इसमें तय किया गया है और 35-35 में 2 तरफ आदमी बैठेंगे। इसके ऊपर 40 आदमी इस क्रूज के बॉटम में बैठेंगे। लगभग 100 लोगों के बैठने की व्यवस्था यहाँ पर की गई है और बाकायदा जो क्रूज है उस क्रूज की तैयारियां तेजी के साथ की जा रही है। क्रूज के जरिए घाटों के किनारे बनी मंदिरों की श्रृंखला को लोग आसानी से देख सकेंगे। इस यात्रा के दौरान क्रूज पर मौजूद गाइड लोगों को रास्ते में पड़ने वाले पौराणिक मंदिरों और घाटों की जानकारी देंगे। जटायु क्रूज की 100 सीटों में से 70 सीटें एयर कंडीशनर हैं, जबकि 30 सीटें क्रूज की छत पर हैं, जिससे लोग अयोध्या नगरी का नजारा देख सकेंगे। जटायु क्रूज में 2 इंजन लगाए गए हैं। सरयू में अभी पर्याप्त पानी नहीं है, लेकिन पानी कम होने पर भी ये 3 से 4 फीट पानी में आसानी से संचालित हो सकता है। ये सबसे पहले आपको ये अवगत कराना चाहते हैं कि मीडियम कैटेगरी तो आपने देखा कि किस तरीके से अब क्रूज को पसंद किया जा रहा है और काशी में सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई थी, जो अब मथुरा और अयोध्या में भी बहुत ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। और इसी तर्ज पर यह भी कहा जा रहा है कि बहुत जल्द श्रद्धालु की खुशखबरी होगी और यहां पर भी क्रूज चलाया जाएगा। तो ये क्रूज सेवा जो है तमाम आधुनिक तकनीक से लैस है। प्रयागराज में 2025 में होने वाले महाकुंभ की तैयारियां तेज हो गई हैं। योगी सरकार महाकुंभ को पूरे देश और दुनिया में मेगा इवेंट के रूप में आयोजित करने की तैयारी में है। राज्य सरकार ने महाकुंभ को लेकर 27,000 करोड़ की योजनाओं को मंजूरी दे दी है। इन योजनाओं में कई जगहों पर काम शुरू हो गया है, कई योजनाओं के टेंडर जारी किए हैं और जल्द ही काम शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार का मानना है कि 2019 के मुकाबले 2025 में होने वाले महाकुंभ में ज्यादा श्रद्धालु आ सकते हैं। साल 2019 में 24 करोड़ श्रद्धालु आए थे, वहीं 2025 में 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु के आने की उम्मीद है। जैसे आप अवगत हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी की जो बैठक हुई थी शीर्ष स्तर पे और उसके पश्चात एपेक्स कमेटी का गठन हुआ था, उसके सैद्धांतिक सहमति प्राप्त करते हुए नियमानुसार सारे 24 विभागों द्वारा प्रस्ताव प्रेषित किए गए थे और उसके करीब 2700 करोड़ के परियोजनाएं स्वीकृत हो गई हैं, जिसका काम चल रहा है, या तो निविदाएं चल रही हैं या काम मौके पर प्रारंभ हो गए हैं और अभी अगले 1 महीने में सारे काम मौके पर प्रारंभ हो जाएंगे। इसके साथ ही अन्य परियोजनाएं जो अस्थायी शहर के परियोजनाएं हैं उसकी स्वीकृति प्रक्रिया चल रही है, जिसको भी अतिशीघ्र हम लोग निविदाएं पूर्ण करके कार्य यथासंभव प्रारंभ कर देंगे।